हाय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सुबह का नमस्कार। हाय, मैं राहुल सर। आप सब कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। चलिए, आज पुनः आपका फिर ईसीसी बनवा चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 11 यूपी बोर्ड इंग्लिश, और इसमें भी मैं आपको बारी बारी से पहले वीडियो की भांति भी पढ़ाऊंगा। मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक आसानी के साथ मेरी वीडियो, हर वीडियो जो भी मैं पढ़ाऊंगा आपके पास पहुंच जाएगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए, मैं बात करूंगा आज क्लास 11th के इंग्लिश के बारे में, यूपी बोर्ड इंग्लिश के बारे में। इसमें सबसे पहले पिछली वीडियो के बाद भी मैंने कंटेंट्स की बात की थी, और इसमें भी मैं कंटेंट्स की बात करने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको बारी बारी से हर चैप्टर वाइज एनालिसिस करके अच्छे से अच्छे पढ़ाऊंगा। तो चलिए बात कर लें इसमें कंटेंट्स यानी पाठ्यक्रम विशेष सूची के बारे में। इसमें भी सेक्शन ए और सेक्शन बी करके आते हैं। सेक्शन ए जो कि इसमें भी आता है आपका प्रोज, इंग्लिश प्रोज आते हैं। प्रोज में कुल मिलाकर के क्लास 11th में 7 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, दूसरा चैप्टर है फॉरगेटिंग, तीसरा चैप्टर है द एंट एंड द ग्रॉसहोपर, और चौथा चैप्टर है द काइट मेकर, पांचवा चैप्टर है द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, और छठवां चैप्टर है डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन, और सातवां चैप्टर है एन अफ्रीकन रिवर। उसी प्रकार से इसमें एक और आती है शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज में कुल मिलाकर के 4 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर है पेन बॉल, दूसरा चैप्टर है आफ्टर 20 इयर्स, और तीसरा चैप्टर है डॉश यानी सूखा होता है इसका मतलब, और चौथा चैप्टर है द सेल्फिश गैंट। इस प्रकार से पोएट्री आती है। पोएट्री में कुल मिलाकर के 10 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आपका मर्सी, दूसरा चैप्टर है द स्कॉलर, तीसरा चैप्टर है एजुकेशन ऑफ नेचर, और चौथा चैप्टर है टू द पुपिल्स, और पांचवा चैप्टर है ओ कैप्टन माय कैप्टन, और छठवां चैप्टर है फ्रॉम डोवर बीच, और सातवां चैप्टर है आवर कैशरीना ट्री, और आठवां चैप्टर है ईव, नौवां चैप्टर है नाइटिंगल्स, और 10वां चैप्टर है प्लाग्नियन वियरस। इस प्रकार से इसमें एक लॉन्ग पोएम आता है जो कि है द लाइट ऑफ एशिया। यह एक बड़ी पोएम है। इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और एग्जाम की व्यू से यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसे भी आपको एनालाइज करके पढ़ना होता है, और सब चैप्टरों को मैं बारी बारी से आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आज मैं पढ़ाऊंगा पोएट्री। इसमें भी आते हैं सेक्शन ए में फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार आते हैं। चलिए बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में पहला चैप्टर आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन, दूसरा चैप्टर आता है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, तीसरा चैप्टर आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, चौथा चैप्टर आता है सिंटेक्स, पांचवा चैप्टर आता है आइडियम्स एंड फ्रेजेज, छठवां चैप्टर आता है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, सातवां चैप्टर आता है होमोफोन्स, और आठवां चैप्टर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और नौवां चैप्टर आता है ट्रांसलेशन, और 10वां चैप्टर आता है एसे राइटिंग, और 11वां चैप्टर आता है अनसीन पैसेज। आपको पिछले वीडियो में मैंने क्लास 12th में भी बताया था कि ग्रामर जो होते हैं वह एक ही समान होते हैं, चाहे वह इंटरमीडिएट 11th की हो या इंटरमीडिएट 12th की हो। ग्रामर में कोई अंतर नहीं होता है। जो ग्रामर आप 11th में पढ़ेंगे वही सेम टू सेम ग्रामर आप 12th में भी पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ अंतर होता है इसमें आपके बुकों में अंतर होता है, किताबों में अंतर होता है, प्रोज, शॉर्ट स्टोरीज और पोएट्री में अंतर होता है। फिगर ऑफ स्पीच आप 11th में पढ़ेंगे और फिगर ऑफ स्पीच आप 12th में भी पढ़ते हैं, लेकिन ये सेक्शन ए में आते हैं, ना कि सेक्शन बी में आते हैं। और इससे इस प्रकार से ग्रामर, ग्रामेटिकल सिस्टम दोनों का एक ही समान होता है, बाकी बुकों में अंतर होता है। चलिए, मैं आज आप सबके बीच में क्लास 11th इंग्लिश की पोएट्री के पहले चैप्टर की मैं बात करने जा रहा हूं। चलिए बात करते हैं क्लास 11th की पोइट्री के बारे में।
देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी मैं ये सभी पोइट्री का सेंट्रल आइडिया नहीं दे रहा हूँ। जब मैं पोइट्री पढ़ा लूंगा तो एक वीडियो अपलोड करूंगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें आपके पोइट्री के हर चैप्टर के सेंट्रल आइडिया होंगे, जो आपके एग्जाम और व्यू की दृष्टि से बहुत ही अच्छे होंगे और आप एग्जामों में अच्छे से उसको पढ़ करके जवाब दे पाएंगे। चलिए, सबसे पहले आज मैं बात करता हूँ 11th की पोइट्री में क्लास चैप्टर फर्स्ट के बारे में। मर्सी, फर्स्ट चैप्टर है आपका मर्सी। मर्सी का मतलब होती है दया। और दया होती क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दया तो आप एक तरह से जान भी जाते हैं कि दया या तो किसी के ऊपर दिखाई जाती है या किसी के ऊपर या किसी के द्वारा ली जाती है, लेकिन इस चैप्टर में दया किसके ऊपर दिखाई गई है और किसके ऊपर ली गई है, ये आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके माध्यम से जानेंगे। इसका जो पोएट है वह है विलियम शेक्सपियर। सबसे पहले एक व्यू आपको बता दूं कि विलियम शेक्सपियर कौन थे और यह कैसे कवि थे, जो आप पढ़ेंगे। इसलिए जानते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। विलियम शेक्सपियर, जिन्हें अक्सर आप इंग्लैंड के राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं, और अभी तक यह विलियम शेक्सपियर सबसे बड़े नाटककार तथा कवि भी माने जाते हैं। इनका जन्म 26 अप्रैल 1564 ईस्वी को स्टैमफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ था। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा एक सफल कलाकार तथा एक लेखक के रूप में शुरू की थी। उन्होंने इस प्रकार से अपने जीवन में 37 नाटक, 2 कविताएं, वेनस ऑफ एडोरस तथा लोरेस, 154 सोनेट्स जैसे टाइम एंड लव, ट्रू लव तथा ब्लाइंड लव इत्यादि की रचना की। उन्होंने पहले 126 सोनेट्स में उन्होंने पुरुषों को तथा 28 सोनेट्स में उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया है। उनके सोनेट्स को पूरी दुनिया में शेक्सपियर सोनेट्स के नाम से जाना जाता है, या उस सोनेट्स में पुरुषों और महिलाओं की बहुत ही अद्भुत गुणों को दर्शाया गया है। इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर की मृत्यु 23 अप्रैल 1616 ईस्वी में हुई तथा एवॉन इंग्लैंड के स्टैमफोर्ड चर्च में उन्हें दफनाया गया। इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर को शॉर्टकट स्टोरी मैंने बताई, मतलब एक प्रकार से पोएट के परिचय था। अब चलिए बात कर लेते हैं मर्सी के बारे में। उसके बाद मैं स्टैंजा वाइज आपको बताऊंगा। मर्सी के बारे में बात कर लेते हैं। यह कविता जो है शेक्सपियर शैली में लिखी गई है और यह कविता उनके सुखांद नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस से उद्धृत की गई है, ली गई है। नाटक की कहानी के अनुसार एंटोनियो अपने मित्र बोसानियो के लिए सैलाक से कुछ धन उधार लेता है। समझौते के आधार पर या समझौते के अनुसार यदि एंटोनियो निर्धारित समय पर धन नहीं लौटाता है तो सैलाक उसके शरीर से 1 पाउंड गोश्त यानी मांस लेने का अधिकारी होगा। दुर्भाग्यवश एंटोनियो निर्धारित समय पर धन को नहीं लौटा सकता है, अतः शर्त के अनुसार जो सैलाक होता है उसके शरीर के 1 पाउंड मांस लेने की मांग करता है। यह मामला
पूरे दरबार में पहुंचाया जाता है, जहां पोर्सिया शैलाक से एंटोनियो की प्रति दया की भावना रखने की प्रार्थना करती है। पोर्सिया जो है उस भरे दरबार में यह बताती है कि दया मानव हृदय के सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। मानवता का यह एक दैव उपहार होता है, यह भगवान द्वारा दिया गया उपहार होता है। इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वे स्वेच्छा अनुसार अपने अनुसार होता है। यह दोनों दया करने वाले तथा प्राप्त करने वालों को सुख देती है, अर्थात जो दया करता है या जो दया लेता है, दोनों को यह सुख प्रदान करती है। यह राजाओं के मुकुट से भी अत्यधिक ऊंची होती है। दया का गुण यह एक ईश्वरीय गुण होता है और न्याय करने वाले व्यक्ति न्याय को दया का सुकोमल बना देता है, तो उसकी शक्ति ईश्वर की शक्ति के समान लगने लगती है। इस प्रकार से पोर्सिया दया की भीख को मांगती है। अब आप स्टेंजा के माध्यम से देखेंगे कि इसमें कैसे दया की भीख को मांगी जा रही है। अब चलिए स्टेंजा फर्स्ट की बात कर लिया जाए। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन upon the place beneath, it is twice blessed. It blessed him that gives and him takes. 'Tis my taste in the my taste. चलिए अब इस वर्डों को बारी बारी से एनालिसिस कर लेते हैं। द मतलब द क्वालिटी के मतलब होता है गुण, आप मतलब के मर्सी मतलब होती है दया के, इज मतलब है नॉट मतलब नहीं, स्ट्रेंथ के मतलब होता है बलपूर्वक प्राप्त की गई, इट मतलब है ड्रॉप्ड मतलब गिरती है लाती है, एज मतलब ऐसे की, द मतलब द, जेंटल मतलब एक सज्जन के समान, रेन मतलब बारिश की बूंदे, फ्रॉम हेवन मतलब स्वर्ग से ऊपर से, ईट मतलब यह, ब्लेस मतलब आशीर्वाद देती है, सॉरी अपॉन के मतलब ऊपर की ओर, द मतलब द प्लेस मतलब स्थान, बीनीथ मतलब गिरती है, ईट मतलब ये, इज मतलब है ट्वाइस मतलब दो बार, ब्लेस्ड मतलब आशीर्वाद देती हैं, ईट मतलब यह, ब्लेस्ड हिम देती हैं, गिव्स एंड हिम टेक्स और लेती हैं, टीस माई टेस्ट, माई टेस्ट के मतलब होता है सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं, द माइटेस्ट और अत्यधिक शक्तिशाली होती है, यानी बहुत शक्तिशाली होती हैं। अब देखिए इसके संपूर्ण अर्थ बता दें। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम टेक्स, टीस माई टेस्ट इन द माई टेस्ट। यानी कि इसका संपूर्ण अर्थ इसमें कवि कह रहा है कि पोर्सिया दया के गुणों का वर्णन करती है और यह कहती है कि दया मानव हृदय का एक उत्कृष्ट गुण होता है। दया दिखाने के लिए किसी की भी बाध्य की आवश्यकता नहीं होती या किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। यह हृदय में उसी प्रकार स्वाभाविक होता है जिस प्रकार से यह निकलती है, जिस प्रकार आकाश में धीमी धीमी वर्षा की बूंदे इस पृथ्वी पर गिरती है। कोई भी वर्षा को नीचे गिरने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। उसी प्रकार से दया का भी गुण होता है। दया का एक स्वरूप है कि वह अपने प्रदान करने वाले तथा प्राप्त करने वाले दोनों का ही सुख पहुंचाती है। वह मनुष्यों जो दया प्राप्त करता है
वह भाग्यवान होता है, यह उसे लाभ प्रदान करती है, देती है। वे मनुष्य जो दया किसी के ऊपर दिखाते हैं, उसे ईश्वर उनसे प्रसन्न होते हैं। अब चलिए बात करते हैं स्टैंजा सेकेंड। It becomes the throned monarch better than his crown. His scepter shows the force of temporal power, the attribute to away and majority, wherein doth sit the dread and fear of kings. अब चलिए बात करते हैं इसकी मीनिंग्स की, अलग अलग मीनिंग्स की बात कर लिया जाए। ईट मतलब यह, बिकेम्स मतलब होता है, द मतलब द, थ्रोन्ड मोनार्क मतलब होता है शासन करने वाला राजा जो अपने शासन को चला सके, बेटर मतलब सबसे अच्छा, देन मतलब की अपेक्षा, हिज मतलब अपने, क्राउन के मतलब होता है मुकुट, हिज मतलब अपने, स्क्रिप्ट के मतलब होता है राजदंड, राजदंड। स्क्रिप्ट के मतलब होता है, एक प्रकार से बोल सकते हैं राजा की शाही छड़ी भी बोल देते हैं, राजदंड भी बोलते हैं। सोच मतलब प्रदर्शित होता है, द फोर्स मतलब बलपूर्वक, आप मतलब कि टेम्पोरल पावर, टेम्पोरल पावर की मतलब होती है सांसारिक शक्तियां, द मतलब द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट के मतलब होते, एटीट्यूड होता है ना, एट्रीब्यूट के मतलब होते हैं गुण, डू मतलब ही, अवे, अवे के मतलब होती है शक्ति के द्वारा उत्पन्न किया गया भय, डर, एंड मतलब और, मेजॉरिटी के मतलब होती है सर्वशक्तिमान, वेरेन, वेरेन मतलब होता है कहीं भी कैसे भी, डॉट सीट मतलब बैठती है, द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग्स, दो राजा के भय से, राजा के डर से ड्रेड हो जाती है, बेकार मच जाती हैं। अब चलिए बात करते हैं इसके संपूर्ण अर्थ के बारे में। इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्क बेटर देन हिज क्राउन, हिज स्क्रिप्टर शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर, हिज द एट्रीब्यूट टू अवे एंड द मेजॉरिटी, wherein those see the death of fear of kings। चलिए अब इसमें कवि कहता है कि शक्तिशाली व्यक्तियों के पास विस्तृत अधिकार होता है, बड़ा अधिकार होता है, दया उनका सबसे शक्तिशाली गुण होता है। सिंहासन पर बैठे राजा के सिर पर मुकुट होता है, मुकुट राजा को गरिमा को प्रदर्शित करता है, बड़ावान बताता है, दया उसको और अधिक महान बना देता है। राजा जिसके पास दया होती है को अधिकार, लोगों द्वारा प्यार तथा सम्मान दिया जाता है। उसके हाथ में राजशाही छड़ी होती है, राजदंड होता है, जो यह दर्शाता है कि उसका पृथ्वी पर सुदृढ़ अधिकार है, बड़ा अधिकार है। यह राज्य की शक्ति तथा विशालता को दिखाता है, बड़ा बनाता है। जब हम राजदंड को देखते हैं तो हम राजा की विशाल शक्ति को जानते हैं तथा उससे भयभीत होते हैं, डर जाते हैं। इस प्रकार से कहा जाता है कि राजा के जो मुकुट होते हैं, यदि उसके पास यदि दया हो जाए तो वह बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है। अब चलिए बात करते हैं स्टेंजा थर्ड और लास्ट स्टेंजा इस चैप्टर का है। बट मर्सी इज एबव दिस स्क्रिप्टेड स्वे, इट इज enthroned in the hearts of kings, it is an attribute to God himself, and earthly power though then so likes gods when mercy seasons justice।
चलिए अब इसकी एनालिसिस कर लिया जाए। बट मतलब लेकिन, मर्सी मतलब दया, इज मतलब है, एवं मतलब ऊपर, दिस मतलब यह, स्क्रिप्टेड शो का मतलब होता है राजदंड द्वारा प्रदर्शित शक्ति, इट मतलब यह, इज मतलब है इंथ्रोन्ड के मतलब होता है, इंथ्रोन्ड के मतलब होता है विराजमान रहती हैं। इन मतलब में, द मतलब द हार्ट्स ऑफ किंग, राजा के हृदय में। इट मतलब यह, इज मतलब है एन एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट जो प्रदर्शित करती है, टू मतलब ही गॉड हिमसेल्फ, भगवान के लिए स्वयं को, एंड मतलब और अर्थली पावर, और पृथ्वी की शक्तियों को दर्शाती हैं, दो दिन सो, और प्रदर्शित करती हैं लाइकेस्ट गॉड, जिस प्रकार से भगवान की दया का, विन मतलब जब, मर्सी मतलब दया, सीजन्स जस्टिस, और वह न्याय की पारदर्शिता को प्रतीक बनाती है। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं संपूर्ण अर्थ के बारे में। बट मर्सी इज एबव दिस स्क्रिप्टेड स्वे, it is enthroned in the hearts of kings. It is an attribute to God himself and earthly power, though then so like the gods win mercy season justice। यानी कि इस स्टंजा में कवि कहता है कि लेकिन दयालुता का गुण शक्ति व आधिपत्य से बढ़कर होता है। जो दया का गुण होता है वह चाहे राजशाही शक्ति हो, चाहे संसार की कोई भी शक्ति हो, उससे बड़ा होता है, आधिपत्य होता है। दया सम्राटों यानी राजाओं के हृदय में निवास करती है। वह स्वयं भगवान के स्वाभाविक गुण होता है। जब राजा अपने न्याय को दया से सुकुमल बना लेता है तो अपनी सांसारिक शक्ति, ईश्वर की शक्ति से प्रेरित होकर समान प्रतीत होने लगती है। इस प्रकार से यह चैप्टर संपूर्ण रूप से मर्सी दया पर था। और यह जो सभा में मैंने बताया था कि पोर्सिया एंटोनियो की दया की भीख मांगती है, यह सभी सम्राट उस राजा से कह करके पोर्सिया जो है एंटोनियो की जान बचा लेती है। और लास्ट में ही कहती है कि आपने सिर्फ 1 पाउंड मांस की बात की थी, पूरे शरीर की बात नहीं की थी। लेकिन चलिए, दया एक प्रकार का वह गुण होता है जो मनुष्यों में, जब मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तभी वह गुण उसमें विराजमान हो जाता है। और यह दया का गुण होता है हमें किसी पर दिखाने के लिए, किसी को अपनाने के लिए। लेकिन जिस व्यक्ति के पास दया नहीं होती है वह व्यक्ति नहीं होता है। हमें घमंड किस बात का होता है? हम इस जमीन पर, इस पृथ्वी पे आए हैं, जन्म भी लिए तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, तो क्या यहाँ जितना भी हम करते हैं उतना छोड़ के ही जाते हैं, तो घमंड किस बात का? हमें अपने ऊपर कभी किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें हर, चाहे वह जानवर हो, मनुष्य हो, चाहे इस पृथ्वी पर कोई भी हो, सब पे दया दिखानी चाहिए। दया का गुण बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। यदि हम किसी को दया देंगे तो हमें भी वह दया देगा। यानी कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। जैसा हम अगर किसी के साथ करेंगे बर्ताव, वैसा बर्ताव हमारे साथ भी होगा। इसी के साथ आज का चैप्टर था आपका मर्सी। कल मैं इसका अगले चैप्टर की बात किया जाएगा। और आज के लिए इन सभी चीज़ों से यदि आप लोग जितना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, मुझे उतना ही प्यार स्नेह मिलेगा और मैं आप लोगों के साथ हमेशा बना रहूँगा। अगले वीडियो के साथ मैं मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स। और आप सब अच्छे से रहिए, सावधान रहिए। थैंक्स। चलिए, अगर कोई भी बात होती हो, कहीं परेशानी होती हो, दिक्कत होता हो, तो आप मेरे नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर 7348
451948 पर संपर्क कर सकते हैं, या इसका यूट्यूब चैनल है ECC वर्मा पर आप देख सकते हैं। अगर कोई भी चीज की दिक्कत या परेशानी आती हो तो आप स्वयं देख सकते हैं और कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कहीं से भी परेशानी होती हो तो थैंक्स।